रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना पैसा लगाया पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं वो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, लेकिन जब आने के बारे में सोचते हैं तो बहुत डर भी लगता है। तो आपने 2019 में जब शुरू किया तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सोचा? एनीबडी हु कम्स इन रियल एस्टेट बिजनेस उसको अपने आप को 3 महीने देने चाहिए। जो न्यू भी कंसल्टेंट लगा लो या ओल्डर भी लगा लो, उसकी मार्केट रिसर्च स्ट्रॉन्ग नहीं है बेसिकली। अगर आपको मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ना, व्हाट आई टेल टू माय टीम इज मेक अ हैबिट ऑफ 5 आर्टिकल्स एवरी डे। आज आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं, वन वे इज यू गाइड द क्लाइंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड यू अज्यूम दैट दिस क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। ये पूरे जिंदगी में अगले 50 सालों में क्या ये 5 बार प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पैसा बढ़े ना बढ़े दैट इज सेकेंडरी, लेकिन उसको वो प्रोजेक्ट मिलना जरूर चाहिए। ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट कितनी बार इन्वेस्टमेंट कर लेता है हमारे साथ? अगर वो इन्वेस्टर है तो वो सेम क्लाइंट आपसे हर साल मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकता है। क्लाइंट आपसे 2 सवाल पूछता है और वो बता सकता है कि आपको नॉलेज है या नहीं। तो वन थिंग विच आई टेल टू माय टीम इज यू आर एज गुड एज द लास्ट प्रोडक्ट दैट यू हैव सोल्ड। अगर आपने वहां गलती कर दी तो आपको नेक्स्ट लॉट दोबारा आप कस्टमर आपसे लेगा नहीं। कौन सी गलती हुई जो यू रिग्रेट? आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है और बहुत ही टेम्पटिंग टॉपिक है, वो है रियल एस्टेट। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हैं। तो आज मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर करण सभरवाल। मैं एक मार्केटर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ और फाउंडर हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ड्रीम रेवेन्यू का। इनके साथ में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ही वॉज इन अ बिजनेस ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी एंड बहुत ही बड़े जाने माने स्टूडियो के वो 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, प्रेम स्टूडियोज। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। फ्रॉम दैट प्लेस टू बिल्डिंग अ रियल एस्टेट बिजनेस विद द नेम ऑफ सिम्बायोसिस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हिज जर्नी इज पैक्ड विद लेसन्स, क्लाइंट रिलेशनशिप्स and networking. You should watch this podcast if you want to learn how to build a company, scale a company और आने वाले वक्त में पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी बना के कैसे आप अपने कस्टमर्स की लाइफ साइकिल वैल्यू बना सकते हो। दिस पॉडकास्ट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू रियल एस्टेट, बट अगर आने वाले वक्त में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कैसे आपको मार्केट रिसर्च करनी है, किस तरीके से आपको पता लगाना है कि विच इज द बेस्ट मार्केट टू इन्वेस्ट, वो भी आप इस पॉडकास्ट को देख के पता लगा सकते हो कि किस तरीके से आपको अपनी जर्नी को शुरू करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉडकास्ट। थैंक यू करण सर फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन टू कम इनटू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। So really thankful for that. Thank you, Jatin, for inviting me for the podcast, sir. It will be a pleasure Thank you, being with you. Thank so you. before we talk about business, other things, I would like to know about your own personal story. Like Okay. how did you started way back after studies, before studies? Okay. So कैसे शुरू किया? So Ask I was born and brought up in Delhi. That's how my thing started. So I did my schooling from North Delhi. Then did my BTech from Amity University, Noida. Then I did my MBA from Hyderabad, which was ICFI Business School. And I had my preset business of photography by the name of Prem Studio. So before I went for my MBA, it was pre-decided in my family that I had to pursue my own business. So I never sat for placements in my MBA as well as in my BTech as well. And straight away, from my MBA, I came to my own business. Did that for good 7, 8, 9 years, and then founded a new company which is Symbiosis Infra, which is majorly into real estate consultation. So that's about my personal journey. So as you said, it was pre-decided that you have Right. to start with your own family business. Right. That was into photography, videography. Right. So when did you decide it? कब decide किया कि आपको अपना business start करना है? Okay. So you're talking about Symbiosis. Yes. Yeah. Okay. So when I started Prem Studio, when I joined Prem Studio, we were technically in the top 4-5 people across India. And at a point of time, we have done almost 50 odd events in one day. And we had a staff of around 400 odd people in the company working for us. Slowly, the business became very competitive. And I myself was not doing the photo shoots per se. So I had my team who was doing it for me. And it was not enticing me in any manner. So then I thought that I want to do something which can be more enriching for me. And real estate is one business in which you get to meet a lot of good clients. And then you discuss with them and then you work out things with them. So mera one thing that I normally like is I like talking to new people. And real estate business gave me that opportunity. And I meet 1 or 2 people maybe once a week or twice a week, new people. Correct. And which was the major factor कि मुझे रियल एस्टेट करना है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना पैसा लगाए आप बहुत पैसा कमा सकते हो।
which was one primary reason I thought I can do real estate consultation. Correct. So like coming to before coming to Symbiosis, like how did it started? Usse pehle like you were a second generation businessman basically, like as you entered into your family business, Right. so it must be second generation. So Right. any specific thing a second generation entrepreneur or a second generation person needs to take care while entering into business? So it is not second generation, it is actually third generation. Okay. So my grandfather, rather, he started the entire thing, and he had to cut it down because of certain family things and family issues. Then it again restarted in 1978, Okay. which is when my chacha ji, whose name is Prem, जिनके नाम पे प्रेम स्टूडियो बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ, तो he was the one who started the entire thing again. अच्छा. My father joined hands with him in 1979, 1980. Okay. And from that, the entire Prem Studio thing started in the family. और होता क्या है, when you are in a business background, business actually comes to your blood. Correct. क्योंकि दिन भर रात भर आप वही business की बातें सुनते हैं and everything. So I've seen my business starting from scratch and attaining a certain peak and attaining a point in which everybody in North Delhi at least knew us by the brand name. तो बहुत मजा भी आता है, right? When you go somewhere and people know your name. And when you say you belong to this brand, they know. So this was one reason when I started real estate, I thought we want to be, or I want to be, the top 5 channel partners Delhi NCR के अंदर. अच्छा. So same goal लेके which we started photography. Same goal लेके I started real estate business कि मुझे पहले 5 ट्रस्टेबल चैनल पार्टनर्स में आना है जो दिल्ली एनसीआर में कस्टमर्स को सर्व करते हैं. Correct. So when you entered into the business, you were third generation, you told me. Right. So करते हुए you must have made some mistakes. Right. So simple सा question के what is the biggest mistake you have made while being a third generation entrepreneur, which you feel in this business is the biggest teacher? One thing which is constant in life is change. Right. And if you don't accept the change, it is the biggest blunder that you can do in the business. For example, अगर आज मैं बात करता हूँ photography की, so the entire business shifted from जो हम पहले एक rolls देखते थे, right? It shifted to digital era. Correct. Then finally it shifted to offset printing. So there is always a change of technology which happens in every 10-15 years. Over a decade ये होता ही होता है हर business में. If somebody is not accepting that change, finally you will be out of the trade. Right? So one thing I learned in that business was change is the only constant which you have to learn and accept and adopt. And if you don't do that, then you will lag behind. That is one learning. और ऐसा बहुत सारे businesses के साथ हर business में होता है. हर business में होता है. Nobody thought 1990s में कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम कहते हैं, राइट, वहां पे बिजनेस प्रमोट होंगे, राइट. Nobody had, but somebody who accepted the change first made actually wonders in World Wide Web as well. Is the industry leader. Right. So the logic is if you don't accept the change, you will lag behind. और लोग ये mistake करते हैं. They think whatever they are doing is the best. लेकिन वो change नहीं करते हैं. Correct. Today we are listening about AI, right? वो change जो accept पहले कर लेगा, वो market को rule करेगा अगले 15 साल में. तो वो all these small things are important. ठीक है. So coming to Symbiosis, as you said, you want to get into the real estate because of the kind of gentry you get to meet. Right. वो मेरा भी एक बहुत बड़ा interest point रहता है. Right. So how did Symbiosis started? Like कैसे start हुआ? You are 3 partners. Right. So must be आपने सोचा होगा कि मैं अकेले start करता हूँ. Right. फिर कुछ चीजें हुई होंगी कि चलो 2 या 3 पार्टनर्स हो सकते हैं. Right. तो कैसे Symbiosis पिक्चर में आया? कैसे 3 पार्टनर्स और क्यों 3 पार्टनर्स? Okay. So when I started Symbiosis, I started individually. Right. That's how it was. For the first 6 months or rather 4 months, I was doing it independently on my own. Then I had, so this is a little funny story. So I had a housewarming party in my house, which I bought in Gurgaon. And because I invited my friends over to my place, so one of my friends is financially from a decent background and he was looking for a residential property to buy it. So on the same day, I said to him that, do you want to see something? And I got him to a sales gallery, which is of the brand Krisumi Waterfall Residencies. I entered that lounge and he liked the product and everything was going in the right manner. Suddenly there was a guy who was standing on the sides and my friend, they both greeted each other. And then finally he told me that
the guy who was standing was his childhood friend, अच्छा. and who's my partner now. And that's how the destiny is, right? हाँ. मैं Shivam is one of my partners, हाँ. Narendra is the other. हाँ. So we are 3 partners. So I met Shivam through a common friend, where Right. when I went to a gallery हाँ. just to showcase an apartment. अच्छा. और ये destiny होती है, हाँ. right? हाँ. कि I had no linkage with Shivam. He hails from Jhansi, हाँ. Lalitpur. The other partner hails from Ranikhet, which is Uttarakhand. So we had no connection. One common point was that friend who went for a site visit with me just to have a look, and it was a very random visit which happened. Okay. And that's how destiny is. So जो आपका ये जो सेल्स होने वाला था क्लाइंट, सो क्लाइंट का कमीशन किसको गया? सबसे अच्छी बात है उस क्लाइंट ने आज तक हमसे कुछ नहीं लिया. अच्छा. उसने सिर्फ हमें मिला दिया. अच्छा. Right. And that is one thing I still, whenever I meet him, I tell him that my company was formed because I took you to that lounge that day. So it is all destiny. समझ गया. Cool. So you told about Narendra sir. Narendra sir also. So he and Shivam sir was friend already. Right. So they were working together. Narendra out of the 3 has the highest real estate experience. अच्छा. Though he is the quietest. He is somebody who will remain silent throughout. But he is having the most knowledge about real estate business out of the 3. Okay. I am somebody who is a passive sales guy. So I will not do a sale on the first meeting. Rather, I'll meet you and do a sale after 1 year. The third one is Shivam, who is aggressive. If today he'll meet you, he'll ask for a check tomorrow. That's but you need the right blend of all 3 people, right? Yeah. So one is passive, one is aggressive, and one is having the best possible knowledge. So it was the right combination to start the entire thing with. Fantastic. So you were 3 partners now. Right. How did Symbiosis came as a name? So one of my partners, Shivam, he studied from Symbiosis Business School, Pune. Okay. And that was the primary reason. He said, I want the same name. Acha. And that is why we thought as a company that we can keep Symbiosis. And Symbiosis talks about tuning between people. With the essence of the word symbiosis, tuning, which also works well in our business. If you are tuned well with the client, and if you serve them well, the relationship becomes longer and longer. Okay. And then you make more money together. That's how it is. समझ गया. So as Symbiosis came into picture, you guys started together. So जब भी हम एक बिजनेस शुरू करते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट, बहुत कैपेक्स की जरूरत भी पड़ती है. लाइक व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, मार्केटिंग चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए. तो फर्स्ट 6 to 12 months हाउ वाज दे, मतलब शुरू करने के बाद फाउंडेशन कैसे स्टार्ट करा? देखो, टू बी ऑनेस्ट, रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना पैसा लगाया पैसा कमा सकते हो. हाँ. तो ये अप्रीहेंशन की इस बिजनेस में पैसा बहुत लगता है, वो कुछ भी नहीं है. अच्छा. इफ योर प्रोसेस इज राइट, if the way you handle the client is right, it is the easiest business to crack. Okay. ठीक है ना? The incentives are also huge in real estate business. Just that the vision has to be long term. आज आप किसी client से मिलते हैं, one way is you guide the client in the best possible manner. Correct. And you assume that this client की lifetime value क्या है. हाँ. ये पूरे जिंदगी में अगले 50 सालों में क्या ये 5 बार प्रॉपर्टी खरीद सकता है. So why can't I make money 5 times from the same client, rather than cutting the client in the first deal and making him do a wrong decision for himself. So इस business में there is no capex. That is the first. The only thing that you have is knowledge. Intent is the second thing, and basic sense of sales होना चाहिए. समझ गया. अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं, तो real estate is not a tough nut to crack. It is one of the easiest businesses that you can do. समझ गया. So first 6 to 12 months में, मतलब what was the hardest thing, मतलब जो शुरू करने के बाद हुआ? So belonging to a background in which I had a staff of almost 350 people working for me in my company, to starting a company from scratch, right? It was the toughest thing for me to handle. राइट. आप एक बिजनेस में आपका इतनी बड़ी टीम है, आप एक दिन में 30, 40, 50 इवेंट कर रहे हो, जहां आप जा नहीं रहे हो तो भी इवेंट सब ऑटो मोड में हो रहा है. सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस, आई स्टार्टेड एज अ रियल एस्टेट consultant who's working on his own independently. So I must have visited all the real estate sites which were there in Gurgaon in the first 3 months of my real estate business. When they're without a client, and again when they're without a client, again went to the same site without a client. So it was tough,
because I wanted to learn the trade, which was my first intent कि मैं किसी client से जब मिलता हूँ तो उसे क्या खरीदना है ये तो मुझे बताना है, और क्या नहीं लेना और क्यों नहीं लेना एक specific product, वो knowledge होना बहुत जरूरी है. तो because if you are a dealer vis-a-vis you are a consultant will have knowledge about the entire portfolio, right? तो वो differentiate करने के लिए ही I started learning about the entire thing. So I spent good 100 days for the first 3.5 months only learning about all the products available in the market. Okay. तो वो मैंने किया अच्छे से. Once I had the understanding about the entire market, because I knew if I get a client and if I don't attend the client well, then there is no point. So first I worked on the basic knowledge about real estate, और उसके बाद I started the entire client handling thing. So इसमें like as I know you deal with big developers only, reputed developers only. बहुत सारी consultancies हैं जो अलग अलग टाइप के builders and developers के साथ काम करती हैं. Right. So और वो easy sale भी हो जाती है. Right. आज हम उनको market भी करते हैं तो we get customers easily. यहाँ पर customer लाना already tough case होता होगा. So what is the one thing जिसकी वजह से decide किया कि हमारे को बड़े developers के साथ ही काम करना है? सबसे प्राइमरी रीजन था कि मैं कुछ भी वो ना बेचूं जो उतने पैसे में मैं ना खरीदना चाहूं. ठीक है. If I had the same money, same requirement, will I buy a certain product? तो अगर उसका आंसर yes होता था in my own judgment, in my own sense, in my own beliefs, then only I could sell that product. And I believe कि if I am selling DLF, if I am selling Birla, if I am selling Mahindra, if I am selling Godrej, then there is risk which is minimal, which is less than 0.001% about delivery of the product. पैसा कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये मार्केट सेंटिमेंट भी होता है और एक पल्स भी होता है क्या हो रहा है, राइट? करेक्ट. आई हैव नो कंट्रोल ऑन इट. वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग एंड फोरकास्टिंग की क्या हो सकता है. सही बात. सबसे इंपॉर्टेंट है किसी ने अगर मेरी नॉलेज या मेरी जजमेंट के बेस पे 5 करोड़ रुपए स्पेंड किया है, उसको 5 करोड़ के बदले 5 करोड़ का प्रोडक्ट मिलना चाहिए. करेक्ट. ऐसा ना हो कि वो पैसा दे दे और वो प्रोडक्ट स्टक हो जाए. सो दैट इज हाउ आई शॉर्टलिस्टेड. कैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो बात की बात है. पैसा बढ़े ना बढ़े दैट इज सेकेंडरी. करेक्ट. लेकिन उसको वो प्रोजेक्ट मिलना जरूर चाहिए क्योंकि वो उसका हार्ड एंड मनी है. ही डिजर्व्स एटलीस्ट अ प्रोडक्ट इन मतलब वर्सेस ये ना हो कि उसको सिर्फ एक वो प्रॉमिस मिले और प्रोजेक्ट ना मिले. सो ऑन अ सीरियस नोट अगर हम बात करते हैं ना तो मार्केट में हर चीज का बायर है. करेक्ट. इफ यू वांट टू बाय अ बाटा शू there is a buyer. If you want to buy an LV, there is a buyer. Correct. हर सेगमेंट का बायर मार्केट के अंदर है. 100%. आपने किस सेगमेंट का बायर पकड़ना है ये आपके ऊपर है. And which niche you want to target. So when I thought about DLF, when I thought about Birla, लोगों को लगता है ये टिकट साइज बड़ा है तो it is a tough sale to crack. My thought process is different. If you are selling something which is of a mediocre brand, then first thing you do is establish the brand. आप prospective client के mind में वो brand को establish करते हो. But if I am selling DLF, there is no need of establishment. Correct. I have to just tell him that this has come from DLF and I think you have the potential to buy and you can buy. समझ गया. So a better brand is a easier sale than a inferior brand. Correct. इस वजह से 2 reasons. One, I wanted to only do good brands क्योंकि safety is more important than capital enhancement. Second is कि उतने पैसे में मैं क्या लूंगा. और मुझे लगता है one basic thing that we should do as businessmen is ethical होना बहुत जरूरी है. So मेरा वो I recently was reading something in which it said that what you believe is what you say and what you do. Correct. अगर आपके ये तीनों पैरामीटर सेम है then you are ethical in a business. So if I am saying anybody that Birla is a good product, then I believe and they are good and I can back it with the fact. Correct. तो वो अगर जो आप सोच रहे हो वो बोल रहे हो और वो कर रहे हो वो तीनों चीजें मैच करनी चाहिए. तो with these A+ कैटेगरी वो मैच करता है. That's how it is. Perfect. You started 6-7 months, 3 months you learned about everything. फिर sales वगैरह में आए होगे. So कोई ऐसी डील मतलब जो बड़ी डील हुई हो, फर्स्ट क्लाइंट लगा लो या उसके बाद कोई ऐसी डील जिसको आपने बहुत सेलिब्रेट किया हो, मतलब उसके बाद में टर्न अराउंड यू हैव फेल्ट कि यस
एक रियल स्टेट में आने का डिसीजन इज वेरी गुड. So the first apartment I sold was Krisumi Waterfall Residency. This was for a buyer who was looking for a ready-to-move-in house. But I showed him a certain apartment. This was my first sale. तो आपको पहली सेल तो बहुत प्यारी होती है. करेक्ट. ये तो पक्का है. हाँ. आप बिजनेस नया ट्राई कर रहे हो और आप देख रहे हो कि क्या आप कर सकते हो नहीं कर सकते. करेक्ट. So this first sale was very, very close to my heart, no doubt. Then within the next 3 months, I could do 2-3 more sales. Learning सिर्फ वो थी कि honest रहना है सेल में और सेल अपने आप आती है. Sale is only a byproduct Correct. of the way you handle a client. It is only a byproduct. So I have never pressurized my client to close it there and then. Rather, I leave them after showing them the apartments or showing them the spaces that they want, and then they think and come back to me. That's how the process is. अभी like for example you are into investments. Right. Usually एक client की journey जैसे अभी आपने लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं इसको, तो ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट कितनी बार इन्वेस्टमेंट कर लेता है हमारे साथ? अगर वो एंड यूजर है हाँ, तो इट कैन बी ओनली वंस और मे बी ट्वाइस. बट अगर वो इन्वेस्टर है तो वो सेम क्लाइंट आपसे हर साल मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करता है और कर सकता है. समझ. सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो लास्ट ट्रांजैक्शन उसने करा है उसमें ही इज मेकिंग प्रॉफिट. So one thing which I tell to my team is you are as good as the last sale or the last product that you have sold. Right. अगर आपने वहां गलती कर दी तो वो अपसेल नहीं होगा, तो आपको नेक्स्ट लॉट दोबारा आप कस्टमर आपसे लेगा नहीं. So to one client we have sold 21 units. अच्छा. In the last almost 4 years. Okay. Right. So there is no limit. People can buy 1, can buy 5, can buy 10. समझ गया. इट इज द प्रोडक्ट जहां पे वो रुकेंगे, फिर वो सेल साइकिल बंद होगा. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दे बाय द राइट प्रोडक्ट एवरी टाइम. दैट्स हाउ इट इज. मैं क्वेश्चन पूछने वाला था अभी कि क्या लर्निंग रही इनिशियल टाइम में फर्स्ट सेल से, तो आपने ऑनेस्टली ऑलरेडी बोला. हाँ, दैट इज वन थिंग. करेक्ट. बट इसमें एक चीज है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं वो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं. इट्स वेरी टेम्पटिंग, बहुत टेम्पटिंग इंडस्ट्री है ये, ठीक है, लेकिन जब आने के बारे में सोचते हैं तो बहुत डर भी लगता है. सो आपने 2019 में जब शुरू किया, सो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सोचा कि लाइक जैसे मैंने कभी बिजनेस शुरू किया तो आई विद जॉब मैंने 9 महीने पहले फ्रीलांसिंग करी क्योंकि देयर वाज रिस्पांसिबिलिटीज एंड एवरीथिंग. सो मैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा था कि एक बार अच्छे से प्रूव हो जाए देन आई विल गेट इनटू द फुल. सो कोई भी न्यूबी स्टार्टर मे बी उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वेल ऑफ नहीं है, तो should he or she go for a proof of concept in real estate because it will demand good amount of time if somebody enters into the industry? Anybody who comes in real estate business, उसको अपने आप को 3 महीने देने चाहिए for basic understanding of the market. 3 महीने में वो ये जजमेंट कर सकता है कि क्या ये बिजनेस के लिए बना या नहीं बना. ठीक है ना. देखो, if somebody is buying a refrigerator, he will take 2 days to decide कि कौन सा मॉडल लेना है, क्या करना है. वो 2 दिन लेता है या 3 दिन लेता है, 2-3 स्टोर्स जाता है और सोच के डिसीजन लेता है. Here we are talking about 5 crores, 10 crores, 15 crores. And if it is an end use, it can be a decision which will stay with them for the next 30 years. Correct. Right. तो कोई भी बंदा ये डिसीजन किसी अनाड़ी के सजेशन पे नहीं लेगा. उसको चाहिए एक सुलझा हुआ कंसल्टेंट जो उसको हेल्प करे और सही डिसीजन तक पहुंचाए. 3 महीने में यू विल गेट टू नो कि क्या वो आप, एक होता है सुलझा हुआ होना, एक होता है सुलझा हुआ दूसरे को फील भी कराना. करेक्ट. तो ये वहां तक की जर्नी है, परसेप्शन तक की जर्नी होती है कि क्लाइंट के माइंड में यू शुड बी समबडी ही कैन कंसल्ट. ही शुड नॉट और ही विल नॉट बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम यू. ऐसा भी हो सकता है ही विल नॉट बाय. लेकिन 3 महीने की जर्नी में यू विल बी एबल टू गेज कि क्या वो आप कॉन्फिडेंस क्लाइंट के माइंड में डाल पा रहे हो, विच इज वन. दूसरी बात, क्या आप इस तरह के बिजनेस में आना चाहते हो जहां पर हाई टिकट साइज सेल की बात हो रही है. दिस सेल कैन हैपन वंस अ मंथ, दिस कैन हैपन वंस इन ईयर. करेक्ट. इट कैन बी 10 सेल्स इन अ मंथ आल्सो. यस. बिकॉज इट इज अ वेरी वोलेटाइल काइंड ऑफ अ बिजनेस. तो इतना आसान नहीं है. तो 3 महीने का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हर बंदे को चाहिए. करेक्ट. उस 3 महीने में आर यू ग्रोइंग एज अ कंसल्टेंट? इफ द आंसर टू दिस इज यस, देन यू शुड स्टे. इफ द आंसर इज कि मैं नहीं कर सकता, then don't waste more time in real estate. It can't be handled by all. मतलब हर बंदा ये बिजनेस नहीं कर सकता. क्विक मनी है, फास्ट मनी है, पक्का है, बड़ा पैसा है, अच्छा पैसा बना सकते हो, लेकिन लॉन्गिविटी चाहिए. विजन लंबा चाहिए. विजन चाहिए कि
क्लाइंट आज ना खरीदे लेकिन 10 साल बाद भी खरीदे तो आपसे खरीदे। करेक्ट। इससे एक चीज ध्यान में आई है, दो चीजें हैं, एक है कस्टमर और एक है सेलर, मतलब कंसल्टेंट। मैंने एक चीज देखी है जिनसे भी मैं बात करता हूँ, कस्टमर साइड पे भी दे आर नॉट श्योर कौन सी मार्केट अच्छी है, क्योंकि जब भी वो किसी कंसल्टेंट से बात करते हैं उसको खुद को भी नहीं पता तो कौन सी मार्केट अच्छी है। किसी के पास मान लो 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, एक कंसल्टेंट को भी, जो न्यू भी कंसल्टेंट लगा लो या ओल्डर भी लगा लो, उसकी मार्केट रिसर्च स्ट्रांग नहीं है बेसिकली। सो ये मार्केट को कैसे पता लगाना है कि कौन सी मार्केट स्ट्रांग है ऑन द कस्टमर साइड भी, कि कस्टमर को समझ में आए कि कौन सी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। एक जो सेलर है उसको भी रिसर्च करना है कि ये मार्केट बेस्ट है, राइट, ताकि कस्टमर को आगे जाके फायदा हो। एट द एंड ऑफ द डे गेम तो वही है, राइट। तो ये चीज जो मेरे को लगता है एक बायर को भी सेल मतलब खरीदने से परेशान करती है, और एक जो सेलर है वो भी सेल नहीं कर पाता आसानी से। अब इसमें देखो होता क्या है, अगर आपको मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ना, हाँ, सो व्हाट आई टेल टू माय टीम इज go through all real estate articles that you can and make a habit of 5 articles every day. Right, it is a very small and it is everyday process. ऐसा नहीं है मैं आज सोचूं कंसल्टेंट बनना कल मैं बन जाऊंगा। It is a ever learning process. Correct. Which will happen with you every day. With every customer meeting you will learn something from the Correct. Customer. With every demo to a client, when a RM is pitching the product, you learn something about the product. Correct. आप बस ये सोचो, अगर उस बजट में आप कुछ लेना चाहते हो तो यू वुड ऑल्सो वॉन्ट टू सी ऑल दी ऑप्शंस। करेक्ट। तो वेन एवर आई मीट अ क्लाइंट आई डोंट टेल देम कि सर ये 3 ऑप्शन है इसके बाद खत्म। आई टेल देम देयर आर 10 मोर ऑप्शंस। जितना आप देखोगे उतना कंफ्यूज होगे। एज पर सजेशंस दीज 3 फॉल इन द एंटायर थिंग जो आप चाहते हो वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन सारे बताता हूँ कि ये सारे ऑप्शन है। तो मार्केट की नॉलेज इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बट इससे अब 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गए। पहला, ये जो मेरे को ऑब्जर्व मैं बाहर से करता हूँ, थोड़ा सा तो माहौल का गेम है। हाँ, ऐसा मेरे को लगता है, जैसे हाइप। अभी जैसे बीच में पहले गुड़गांव बहुत ज्यादा, अभी भी चल रहा है खैर गुड़गांव, तो अभी धुलेरा चल रहा था, मतलब एवरीबडी, जैसे मेरी किसी से भी बात हो रही, एवरीबडी स्टार्टेड मूविंग टू धुलेरा। कंसल्टेंट्स, मतलब इवन मार्केटिंग के लिए जो भी लोग आते भी हैं उनको धुलेरा करना है। तो मतलब इस चीज में क्या है, मतलब हाइप कैसे चलती है रियल एस्टेट की, एक ही साथ सारे बिल्डर्स कंसल्ट, क्योंकि मार्केट एकदम से पिक होती है कोई भी। रियल एस्टेट ना इज वन बिजनेस जिसमें फोमो प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। ठीक है ना, आप बहुत सारे गैलरीज में आप जाएंगे, सेल्स गैलरी, और आपको बहुत ज्यादा क्राउड दिखता है वहां पे, तो लेट मी टेल यू 15 से 20% ही क्लाइंट होते हैं, बाकी या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या चैनल पार्टनर्स उनकी टीम बैठी होती है। तो रियल एस्टेट बिजनेस ही फोमो का है, दैट्स हाउ इट इज। अब एक ट्रेंड आता है, जो हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अब ये गुड़गांव 2019 में स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का एक 3 BHK मिलता था, आज वो 3 BHK आ गया 5 करोड़ के प्राइस। करेक्ट। मार्केट में बायर 1.5 करोड़ का है, और प्राइस पहुंच गया 5 करोड़। तो व्हाट इज द बेस्ट नेक्स्ट ऑप्शन टू बी पिच्ड? पीपल थॉट डोलेरा कैन बी एन ऑप्शन। तो ये स्विच वहां से इसलिए हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। उस टिकट साइज का, इट इज अ रियल एस्टेट इज अ फनल। मार्केट में 100 करोड़ का अगर एक बायर है, तो 10 करोड़ के 20 बायर और 50 लाख के 500 बायर है। अच्छा, हाँ, राइट, ये फनल है, इट ग्रोज लाइक दिस, राइट। हाईएस्ट प्राइस में कम लोग होंगे, जितना टिकट साइज छोटा होगा उसमें ज्यादा। तो डोलेरा जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, इट इज अ वेरी रिस्की प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट। बी, वो उस टिकट सेगमेंट में है जहां आप 10 लाख से लेके 50 लाख के अंदर कुछ खरीद सकते हो रियल एस्टेट का, जो दिल्ली एनसीआर में नहीं मिल सकता। तो इट इज ओनली अ सॉल्यूशन की इस प्राइस में और कुछ नहीं है तो क्या लें, डोलेरा ले लेते हैं। दो इट इज लाइक क्रिप्टो करेंसी। हो सकता है वो 10 लाख रुपए आपके 1 CR हो जाए और उससे 10 लाख रुपए जीरो हो जाए अगले 10 सालों में। समझ गया। इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। दूसरी चीज मेरे दिमाग में, जैसे मैं रियल एस्टेट को ऑब्जर्व करता हूँ बहुत टाइम से आती है, पहले जैसे दिल्ली हिट हुआ एग्जांपल, देन गुड़गांव हिट हुआ, नोएडा भी हिट है। अभी मतलब अगर आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना है, जो अब जैसे धुलेरा है वो अहमदाबाद के पास है जितना मैं जानता हूँ। सो अगर हमारे को फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट देखनी है, मार्केट रिसर्च के बेसिस पे बात करूँ, तो जो Tier 1 सिटी है उसके आसपास जो पहली Tier 2 सिटी है उसमें इन्वेस्ट कर दो। राइट, कर सकते। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर वेरी वेरी रेलेवेंट। जैसे बॉम्बे 3.0 आया, पहले बॉम्बे 2.0 आया, मुंबई 2.0, अब 3.0 आया, जो करजत माथेरन वहां तक पहुंच गया, राइट।
just because the ticket size is smaller and these are extensions of the bigger town, वहां पर obviously there will be some surge in prices. यहाँ प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. और अगर मेरा बजट 1 करोड़ है ना, तो मैं जस्ट बिकॉज मुझे दिल्ली में लेना, मैं 5 करोड़ नहीं कर पाऊंगा. करेक्ट. अब मैं देखूंगा 1 करोड़ में इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है. तो वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज ही होंगी. उसमें से एक गुजरात है जो अहमदाबाद हम कह रहे हैं. देन देयर इज दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक वृंदावन इज आल्सो कमिंग अप इन अ बिग वे. खाटू श्याम जी जगह भी बहुत ज्यादा. ऑल दीज स्मॉल प्लेसेस आर आल्सो कमिंग अप, जहां पर पैसा लोग लगाते हैं और पैसा बन भी रहा है. तो इट इज ऑल साइक्लिक. ऐसा नहीं है कि आज आप लगाओगे. वन वे टू मेक मनी रियल एस्टेट इज पेशेंस. अगर आप में वो पेशेंस नहीं है तो आप रियल एस्टेट के लिए बने नहीं हो. You have to be very very patient in real estate business. Correct. Stay in any investment for 10 years and you will have at least 10x. जब तक कि आपकी प्रॉपर्टी चॉइस खराब नहीं है. अगर आपने वो लिया जिसका लीगल आपने चेक नहीं कराया, it may become zero. So it is important to stay invested in big builders. समझ गया. तो वो आप थोड़ा सेफ्टी अप्रोच ज्यादा है. And in a horizon of 10 to 15 years, 10x is the bare minimum that you should target. समझ गया. जितने भी टीयर 2 सिटीज के कंसल्टेंट्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो एक चीज बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल है ये बात, कि गुड़गांव नोएडा में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, हैवी इन्वेस्टमेंट्स है, हाई राइज बन रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो आप इन्वेस्ट तो कर दोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बनने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है. आजकल मतलब जिनसे भी हम बात करते हैं, टीयर 2 सिटी में क्या इंसान प्लॉट खरीदेगा, वहां पर प्लॉट बना है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, उस पर कुछ भी बना लेंगे. तो हाउ डिड दिस गो, कि मतलब गुड़गांव नोएडा में पैसा कैसे बनेगा? देखो 2019 में अगर हम बात करते हैं गोल्फ कोर्स रोड, एवरेज प्राइस वाज 18,000 से लेके 21,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. आज हम गोल्फ कोर्स रोड की बात करते हैं तो एवरेज प्राइस है 40,000 से लेके 46,000 रुपीज. यस, राइट. तो अगर जो बंदा कह रहा है गुड़गांव में पैसा नहीं बनता, तो वो एवरेज प्राइस ही डबल हो गया है. That's what, कि बायर नहीं मिलेगा दोबारा से. ये जहां भी लैंड्स की स्केर्सिटी होती है, वहां प्राइस हमेशा बढ़ेगा. करेक्ट. सो देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. गोल्फ कोर्स रोड अगर टोटल स्ट्रेच 17 किलोमीटर का है, तो वो 17 किलोमीटर ही रहने वाला है. यहाँ तो प्राइस वो हमेशा बढ़ता रहेगा. देयर इज नो टू वेज. अब शहर के बढ़ने की लिमिट है. मतलब जैसे बॉम्बे है, इट इज ऑन वन साइड, इट इज ऑल सी, राइट. तो वहां प्राइस ज्यादा सर्ज होता है. गुड़गांव बढ़ा जा रहा है तो आज मानेसर गुड़गांव के अंदर आ रहा है, राइट. तो देयर इज अ लिमिट टू इट. लेकिन गोल्फ कोर्स रोड का हमेशा वो टच एंड फील रहेगा और वहां प्राइस हमेशा बढ़ेगा. सो इफ यू पिक द राइट लोकेशन, ऐसा नहीं है कि प्राइस नहीं बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा. सिर्फ ये है कि बिकॉज वो इतना ज्यादा बढ़ गया है. हाँ, यही वाला पॉइंट, ठीक है ना. अब वो पॉइंट आता है कि पिछले 5 सालों में डबल तो हो गया है. करेक्ट. अब कहाँ जाएगा? सो देयर कैन बी अ टाइम कि ये टाइम करेक्शन हो. तो टाइम करेक्शन इज, अगर एवरेज प्राइस आज 40,000 रुपए स्क्वायर फीट है, तो 2 साल बाद भी वो 40 का 42,000 रुपए या 42,000 के आसपास रहता है. तो कहने का मतलब वो जो पीक अटेन करना था उसके बहुत पास आ गया. अब वो एवरेज प्राइस दोबारा मेंटेन कर रहा है. इसे हम कहते हैं टाइम करेक्शन. वो रियल एस्टेट में गुड़गांव में भी हो सकता है, नोएडा में भी हो सकता है, और वो टीयर 2 टीयर 3 में भी हो सकता है. समझ गया. मेरा तो क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है सर, इनकम लेवल. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चीज, मतलब अमाउंट मैं पूरे महीने में अर्न करता हूँ. जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहे हैं, गुड़गांव मेरे को बहुत सुंदर लगता है, बहुत मन भी करता है इन्वेस्ट करने का, बट प्राइसेस इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो मेरे को लगता ही नहीं कि आने वाले टाइम में इस लेवल की इनकम बढ़ पाएगी कि इंसान दोबारा बाय कर पाए. ये मतलब इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माय क्वेश्चन. मैं समझ गया. तो एनीबॉडी हु वांट्स टू बाय हाउस इन गुड़गांव, एंड इफ यू वांट्स टू बाय अ बिग एक्सपेंसिव हाउस, उसके पास एक ओल्डर एसेट है जिसको वो बेच रहा है और नया हाउस ले रहा है. दैट्स हाउ इट इज. तो रियल एस्टेट का मंत्रा तो यही है, आप जब जितना पैसा है उस हिसाब से यू बाय समथिंग और द अदर टुडे, राइट. सपोजिटली यू डोंट हैव अ बजट ऑफ 5 crores टुडे एंड यू हैव ओनली 1 crore. देन इन्वेस्ट इन टीयर 2 टीयर 3 1 crore टुडे. अच्छा. लेट दैट मनी ग्रो. दिस इज द स्ट्रेटजी. दिस इज द स्ट्रेटजी. डोंट हैव आइडल मनी इन योर बैंक. कीप योर मनी वर्किंग फॉर यू, कीप इट इन्वेस्टेड इन द मार्केट. और हो सकता है वो 1 crore रुपए 2 crore रुपए हो जाए, वो 2.5 हो जाए, और गुड़गांव सेटल हो रहा हो प्राइस में, ये 5 का 5.25 हो या 5.5 हो, ये भी हो सकता है. हाँ, सही बात है. बट बाय नॉट इन्वेस्टिंग यू आर लूजिंग दैट थिंग कि वो पैसा बढ़ने का स्कोप भी खत्म हो गया. करेक्ट. सो
A, to make money in real estate, don't over leverage. That is one thing which is very very important. समझ गया. आपके पास 2 करोड़ रुपए है तो आप 20 करोड़ का प्रोडक्ट मत खरीदो जस्ट बिकॉज आपको एक कंसल्टेंट बोल रहा है कि आप 2 करोड़ लगाओ, मैं आपको 4 महीने में 2 करोड़ के 2.5 करोड़ करके वापस कर दूंगा. That's what. Right. So don't over leverage yourself. Keep self funding minimum 60% of the asset value. अगर आप 5 करोड़ का एसेट लेते हो तो 33 करोड़ शुड बी सेल्फ फंडेड. समझ गया. इसका मतलब उस प्रोजेक्ट में अगर वो 6 साल में डिलीवर हो रहा है तो आपके पास पहले 3.5 साल के पैसे हैं और उन 3.5 साल के पैसे को देके यू विल मेक मनी एंड यू विल आल्सो मेक डिसेंट प्रीमियम एंड यू कैन एग्जिट आल्सो. प्रॉब्लम इज व्हेन यू ओवर लेवरेज. ये सॉल्यूशन आज तक किसी ने नहीं बताया. तो हाँ, लोग क्या करते हैं, इफ यू विल से आई हैव 10 करोड़ टू इन्वेस्ट, तो दे विल से आप 1-1 करोड़ के 10 यूनिट ले लो. करेक्ट. और हम आपको 5 से एग्जिट करा देंगे और 5 की आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी. हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली बात हो गई. सो प्रॉब्लम ये है कि मैंने भी क्लाइंट्स को 10 यूनिट बेचे हुए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ द मार्केट बिकम्स स्टेशनरी दे हैव द एंटायर 100% पेमेंट विद देम. करेक्ट. तो अगर उन्होंने वो 2 करोड़ का 1 यूनिट खरीदा और दिया 40 लाख, तो 4 करोड़ तो अभी दिया है लेकिन बाकी 16 देने के पैसे अकाउंट में है. इंटेंट इन्वेस्टमेंट है लेकिन पैसे पूरे हैं. करेक्ट. तो ओवर लेवरेज नहीं करना लेकिन स्मार्ट प्ले करना है. दोनों में फर्क है. बिल्कुल. हाँ, अपने आप चादर से ज्यादा पांव फैलाना इज डिफरेंट लेकिन स्मार्ट प्ले इज डिफरेंट. अगर मैं 40 लाख लगा के 1 करोड़ कमा सकता हूँ तो मैं 2 करोड़ लगा के 50 लाख क्यों कमाऊं. सही बात है. तो प्रोडक्ट पिक ही होना चाहिए, हमें क्या लेना है, ब्रांड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. टियर 2 में जाना तब चाहिए जब टियर 1 आपकी रीच में नहीं है. अगर आपको लगता है टियर 1 आपकी रीच में नहीं है तो आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाओ. टियर 2 में जैसे अभी आजकल कौन सी सिटीज आपके साथ? बहुत सारे ऑप्शंस हैं. वृंदावन है, यू नेम इट, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. आप मतलब यू कैन एक्सप्लोर ऑप्शंस इन उत्तराखंड आल्सो. देयर आर मेनी ऑप्शंस अक्रॉस इंडिया. इंदौर जैसी सिटी बहुत डेवलप हो रही है. गोदरेज इज कमिंग अप विद प्रोजेक्ट्स. लोधा इज कमिंग अप ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे, जो बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रहा है. गोवा में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है. मल्टीपल बिल्डर्स आर कमिंग. लेकिन सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया. समझ गया. तो वी आल्सो डू टियर 2 सिटीज. वी डू बट ओनली फॉर अ बिग बिल्डर. अच्छा, उसमें भी. सो इफ गोदरेज इज कमिंग अप विद समथिंग इन इंदौर, we'll do it for them. If Lodha is coming up with something in Bombay, we'll do it for them. So only branded builders. समझ गया. So difference कितना आ जाता है? For example, एक 350 square feet का residential. Difference of branded and non-branded? No. Difference of tier 2 and tier 1. Tier 1 and tier 2. हाँ, that's what. मान लो यहाँ पर 350 गज या फिर मैं 350 square feet होगा. I'll give you one example. Delhi में it is 7 lakh rupees a square yard. Correct. गुड़गांव में एवरेज इज 3 लाख रुपीज स्क्वायर यार्ड. ओके, ठीक है ना. अब हम बात करते हैं टियर 2 की. वहां पे एवरेज इज 70 to 80,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड. बहुत डिफरेंस है. तो 5 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है. राइट. लेकिन अगर आपके पास 3 लाख रुपए गज के हिसाब से 100 गज के लिए यूनिट 3 करोड़, अगर आपके पास नहीं है तो ओवर लेवरेज मत करो. दैट इज द फर्स्ट सजेशन. आप सिटी चेंज कर लो, लो ब्रांडेड प्रोडक्ट, और अपने आप को बैंक लोन के उसमें मत आओ. मतलब इफ यू हैव 60% ऑफ द फंड्स देन ओनली इन्वेस्ट. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लॉट्स? मतलब जितना मैं जानता हूँ आजकल सिटीज बन रही हैं, टाउनशिप्स बन रही हैं, सो पीपल आल्सो इन्वेस्ट इन प्लॉट्स. राइट. उसके बारे में क्या थॉट है? लाइक इज इट अ गुड इन्वेस्टेबल साइड? सो प्लॉट इज द फ्लेवर ऑफ द टाउन करंटली ना. दिल्ली एनसीआर में पीपल आर मोर positive about making a plotted development के अंदर investment, and which is the right way also. अच्छा. So if you buy a chunk of land, it is the safest investment that you can do. I am totally yes for a plotted development जहाँ पे आप investment कर सकते हो. But I am saying कि आप invest वहीं करना जहाँ पे builder का authenticity है. समझ गया. जहाँ builder के credentials बहुत strong है. मतलब just because you want to buy a plot, don't buy it from anybody who's just come up with the first township. समझ गया. कि उनका एक प्रोजेक्ट आया है, they are experimenting. हो सकता है वो लैंड लिटिगेशन में हो और आपको पता ही ना हो. हाँ, सही बात है. और a builder like Godrej, they will not do such small things, right? They'll get the entire thing sorted, paperwork sorted, then only they will sell. So problem is
आप खराब बिल्डर ले लेते हो जस्ट बिकॉज यू वांट समथिंग रीजनेबल, करेक्ट, और पता लगता है कि आपने अच्छे बिल्डर से वो 60,000 रुपए में लेना था हाँ, पर स्क्वायर यार्ड, और आपने खराब से लिया 40,000 में, हाँ, और वो 40 जीरो हो गया और 60 वाला 70 हो गया। करेक्ट, तो सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच इज द फर्स्ट अप्रोच। प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट इज द सेफेस्ट थिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट एंड डू। समझ गया, ठीक है। सो कमिंग टू Symbiosis Infra अगेन, यू स्टार्टेड, यू आर 3 पार्टनर्स, सो हाउ डिड यू थिंक अबाउट टीम बिल्डिंग के कितनी बड़ी टीम बनानी है आगे जाके? शुरुआत करी आप 3 लोगों ने, एज यू सेड, पहले 350 एम्प्लॉयज होते थे, अकेले शुरू किया, तो आई ऑलवेज थिंक, मतलब टीम बनाने का तो मन हमेशा ही किया होगा कि यार टीम को बना के डेलीगेट करना है और अच्छी मैनेजमेंट करनी है। सो टीम बनाने के बारे में क्या सोचे, कितने टाइम के बाद कितनी कितनी बड़ी टीम करते जानी है? सो currently we are almost 35 plus people in the company. When we started, obviously we were only 3. That is how we started. Or we wanted to take it to 100, but because real estate is volatile business, yes, right? वहां पर भी it is important to build the right team and then take it further, right? मार्केट के सेंटिमेंट्स में सेल होती है, फोमो से सेल होती है। अगर मार्केट बढ़ रही है तो आपको आपका पड़ोसी भी बोलेगा सर हम चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना, और अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल है या थोड़ा सा डाउनटर्न की तरफ है तो एवरीबॉडी बिकम्स एप्रीहेंसिव, हर बंदा इससे थोड़ा बचता है, राइट? तो इसलिए आवर इंटेंट इज टू बी 100 पीपल टीम बाय द एंड ऑफ मार्च, व्हिच इज दिस फाइनेंशियल ईयर, but it should be a strong and settled team of 100 and to be in the top 10 channel partners of Gurgaon. That's how the mindset of the company is. So when you started, मतलब तो Symbiosis को किस तरीके से मार्केट किया कि मार्केट में थोड़ा सा ट्रस्ट बने कंपनी को लेके, या इट्स ऑल अबाउट कीप बिल्डिंग रिलेशनशिप्स? किसी भी बिजनेस का फाउंडेशन इज ट्रस्ट को किसी तरह कस्टमर के माइंड में एस्टैब्लिश करना, दैट इज द फाउंडेशन फॉर समथिंग लाइक रियल एस्टेट, इट इज अ मस्ट। तो कभी भी ना फोमो सेलिंग नहीं किया, दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी डिसाइडेड विल नॉट डू। अच्छा, कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट दिखाया और उससे कहा सर आप लोगे तो अच्छा है, इफ इन केस यू डिसाइड नॉट टू बाय इट, हो सकता है आपको थोड़ा सा महंगा मिले 2 या 4 महीने बाद, लेकिन लेना तब व्हेन यू आर 100% सेटिस्फाइड। तो फोमो सेलिंग नहीं किया, तो वहां से कस्टमर को ना सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आप वो डिसीजन ले रहा हो और आपको वो डिसीजन गलत लगे तो आप उसको मना करो। इट इज अ वेरी टफ थिंग टू डू इन लाइफ व्हेन यू हैव अ रेडी सेल एंड यू से नो। तो वो हमने बहुत बार किया अपने बिजनेस में। इफ द कस्टमर वाज एग्रीइंग ऑन अ सर्टेन थिंग एंड वी थॉट द डिसीजन वाज नॉट राइट, करेक्ट, so we have told clients not to buy it, rather keep the money in the bank. इससे क्वेश्चन दिमाग में आया, इन बिजनेस नथिंग इज परफेक्ट, मतलब आई एम आल्सो अ सर्विस प्रोवाइडर, यू आर आल्सो सर्विस प्रोवाइडर, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम 100 कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, हर किसी को तो परफेक्ट सर्विस दे नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। सो कुछ ऐसी गलती भी होगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ कस्टमर साइड या कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन साइड, तो उसको मतलब उस पे क्या मेकअप हम कर सकते हैं, या फिर कौन सी गलती हुई जो यू रिग्रेट, या फिर आपको लगता है ये बहुत अच्छी लर्निंग रही? मैंने एक कस्टमर को, सो ही इज फ्रॉम चंडीगढ़, ही इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, एंड आई मेड हिम इन्वेस्ट इन मल्टीपल यूनिट्स फॉर अ सर्टेन बिल्डर, ठीक है, एंड दिस इज अ टॉप नॉच बिल्डर ऑफ दिल्ली HCR, एंड वी गॉट अ डिसेंट डिस्काउंट आल्सो। प्रॉब्ली उस सेल में ना आई डिड नॉट स्टडी द लोकेशन दैट वेल। अच्छा, so he invested almost 25 crores basis of my judgment, right? And he wanted to make a decent premium, right, 30% on that in a span of 12 to 18 months. But मुझे वो लगा कि उसमें लोकेशन स्टडी करने में I think we missed the boat, right? हुआ इससे क्या कि कस्टमर से आपका वो रिलेशनशिप जो इतना अच्छा था खराब हो गया, and we have done, I would have done 4 or 5 transactions with him already, लेकिन वो एक सेल which was not up to the mark, उससे वो खत्म हो गया टोटल रिलेशनशिप। समझिए। So it is important to be good in every sale. So my tagline is you are as good as the last sale. To every client I tell them that अगर आप last time गलत कर दोगे किसी भी चीज में, you will not get another chance. Next chance तब मिलता है जब आप last काम अच्छा करोगे। सही बात है। It is similar for you, right? अगर मैं आपसे बोलूं मार्केटिंग कैंपेन करो, and if you
burn 5 lakhs of my money, करेक्ट, हाँ then you know I'll not come back, right? बिल्कुल, The reason we are together is that I am getting the quality which I want from you, right? Same is the client. उसके पैसे की बढ़ोतरी होनी चाहिए if he is in touch with you. तो वो माइंडसेट होगा तो क्लाइंट आपके साथ ज्यादा लंबा रहेगा. लेकिन ये गलती हुई है, हाँ and I know, and I still don't have the courage to talk to the client हाँ because I feel sad for him. यही चीज मैं पूछ इसलिए रहा हूँ. बहुत सारे लोग रियल स्टेट में, मतलब आई नो सो मेनी पीपल हु वांट टू स्टार्ट इन रियल स्टेट. मेरा एक फ्रेंड है, बहुत टाइम से स्टार्ट करना चाहता है, बट उसने स्टार्ट सिर्फ इसलिए नहीं करा, उसको लगता है अगर मेरे से गलती हो गई तो किसी के 5-6 करोड़ घुस जाएंगे. बट मैं उसे बोलता हूँ बट इट विल हैपन इवेंचुअली. देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपसे गलती नहीं हो सकती. हाँ वो तो है ही. प्रॉब्लम ये है कि आपका इंटेंट सही है गलत. करेक्ट. ठीक है ना. अगर आपका इंटेंट ही गलत है, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर ओन मनी, नॉट द क्लाइंट्स मनी, देन फाइनली ऑल योर क्लाइंट्स विल सफर एंड यू विल बी इन अ सूप. अगर आपका इंटेंट साफ है तो 2-3 गलती तो भगवान भी माफ कर देता है. इतनी गलतियां तो हर इंसान से होती है. भगवान तो बहुत सारी गलतियां माफ कर देता है. सो सर सेल्स में इंटेंट मैटर्स, ये क्लियर हो गया. बट सेल्स का एक उससे ऊपर का पार्ट होता है मार्केटिंग. आजकल मार्केटिंग की एक पूरी नई स्ट्रीम चल रही है, वो है डिजिटल मार्केटिंग. राइट. जहां पर प्रोडक्ट इतना महंगा है, 7 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ भी जाता है. तो व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पर एक मार्केटर को सबसे, मतलब अपनी कंपनी को मार्केट करते हुए कहाँ एक्सपेंडिचर होना चाहिए सबसे ज्यादा? देखो अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, द फर्स्ट few solutions that everybody has is Magic Bricks, 99 acres, which are pure real estate portals. Correct. जहाँ पे anybody who's started real estate business can start from there. ठीक है ना. Problem is वहाँ जो भी client आता है, he will not click only on your tab. Correct. He'll click on 7 to 10 more tabs. Which means वो same client, same query 10 लोगों को देगा आपके साथ साथ. So you are competing with 10 clients together, 10 service providers who are trying to pitch the same client, the same thing he wants. तो आपको उस केस में मार्जिन्स भी कम हो जाते हैं when you do a sale, और वो क्लाइंट को इंफॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा मिल जाती है. हाँ सही बात है. ठीक है ना. इसका सेकंड ऑप्शन है यू स्टार्ट विद समथिंग व्हिच इज ऑन योर ओन. SEO वो करें. उस केस में द लीड कॉस्ट इज वेरी हाई. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1000 and this can go up till 7 to 8,000 also. Correct. लेकिन वो क्लाइंट मार्केट में शायद ऐसा भी हो सकता सिर्फ आपके पास हो. क्योंकि उसने सर्च स्टार्ट की है, और उस सर्च स्टार्ट में ही वो आपके टच में आ गया है. एंड इफ यू विन दैट कॉन्फिडेंस ऑफ द क्लाइंट, दैट विल गो अ लॉन्ग वे. तो दोनों प्रोसेस हैं. फॉर समबडी हु इज न्यू, easiest is online portals. Correct. But it is highly competitive. Same client will be in touch with multiple channel partners. वो आपकी जान खा लेगा, और हो सकता है प्रॉपर्टी किसी और से ले ले. वीजा वी ऑनलाइन पोर्टल्स के अलावा आप बाकी प्रोसेस से जाते हो तो आपका स्कोप ऑफ कन्वर्जन इज हायर. करेक्ट. सो सर जब हाई सेलिंग टिकट की हम बात करते हैं तो ये मार्केटिंग का एक और छोटा सा सब पार्ट है बिजनेस डेवलपमेंट, और इससे जुड़ी हुई बात आ जाती है पर्सनल ब्रांडिंग. राइट. सो रियल स्टेट में पर्सनल ब्रांडिंग कितने काम आती है? दोनों चीजें काम आती है. बिजनेस डेवलपमेंट इज वन प्राइमरी थिंग जो हमें किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए करना ही करना चाहिए. उसके लिए आप बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को भी ज्वाइन करते हो, विच इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट, जो आप करते हो. आई एम अ पार्ट ऑफ BNI फ्रॉम लास्ट 6 years. आई वुड हैव क्लोज्ड ऑलमोस्ट 70 odd crores का बिजनेस ओनली फ्रॉम माय चैप्टर ऑफ BNI, राइट. बट दैट बिजनेस स्टार्टेड नॉट इन द फर्स्ट मीटिंग. आई वुड हैव अटेंडेड ऑलमोस्ट 300 meetings there. So it is a slow process. If you are happy or okay having success slowly, then these platforms will help you. और आप जब किसी बंदे से मिलते हो ना रोज, आप पर्सनल ब्रांडिंग तो कर ही रहे हो. ये बात तो है. How you conduct yourself. Are you there on time? If customer is calling you for a meeting, are you there on time or before time? Are you looking shabby? Are you looking dressed? ये पर्सनल ब्रांडिंग में हर चीजें आ जाती है. करेक्ट. Everything that you do in your life is a personal branding. चाहे आप उसको इंस्टा में प्रमोट करो या ना करो, इट इज द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग. समझ. आज के टाइम में रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में स्लोली पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत मेजर स्कोप दिखता है और होता है. उसके लिए देयर आर पॉडकास्ट व्हिच आर हैपनिंग नाउ.
something like you are doing. I also do it. All these things are for personal branding and to have that edge in the market. Correct. कि you should outshine as industry leader rather than just one of the channel partners available in the market for customers to have. तो पर्सनल ब्रांडिंग का मेजर इम्पैक्ट है ऑन रियल एस्टेट, जो ट्रस्ट वाला बिजनेस है. हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है. समझ गया. जैसे आपने बात करी एक जो लीड, फॉर एग्जांपल इंसान एसईओ करता है, गूगल एड्स चला रहा है, 1000 to 7000 8000 तक भी जाएगी. राइट. जितने भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं या फिर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत इंपेशेंट होते हैं कि भाई लीड आ गई, कन्वर्ट नहीं हुई, दे आर सेइंग बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ. राइट. व्हाट्स द कन्वर्जन टाइम? एक होता है ना कि मान लो हमने 10 लीड निकाल ली, हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो 10 अच्छी लीड आ भी गई हमारे पास, एकदम से तो कन्वर्ट होगा नहीं. राइट. ही और शी विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम. सो व्हाट्स द कन्वर्जन टाइम, एवरेज कन्वर्जन टाइम? 1 महीने में हो जाता है, 2 महीने में, 3 महीने में ऑन एन एवरेज? आप इसको इस तरह लो, if you want to open a store, हाँ, will you get the order first day? Right. Same is marketing, same is anything else. correct. You should have the patience and persistence of at least 3 to 6 months. अच्छा. अगर मैं किसी भी मार्केटिंग एजेंसी को हायर करता हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो 1 महीने में मुझे 2 करोड़ का बिजनेस दे देंगे, हाँ, और मैं उनको 2 लाख रुपए दूंगा, हाँ, तो वो खुद भी रियल एस्टेट कर रहे होते, अगर इतना आसान होता तो. करेक्ट. राइट. हाँ, तो नहीं, इतना आसान नहीं है. It is also sometimes you're lucky. So one interesting thing I'll tell you is when COVID, the first phase happened, a lot of the channel partners who were in Gurgaon, they shifted out and went back to their hometowns, right? And we were getting a marketing campaign done from a third party vendor. And this guy called me and said that, do you want to stop the campaign for the next 1 month because COVID has happened? This was COVID 1. This was March 2021. And I had a word with him and I said, I think we'll double the expense. मार्च 2020 में आया था सर वो. 20. So March 2020. हाँ. So rather than stopping the campaign, we doubled the budget. हाँ. इससे 2 फायदे हुए. सब लोग खाली थे, उन्होंने हमारी बात दिल खोल के सुनी. और हमने, जब मार्केट में ऑप्शन नहीं थे, चैनल पार्टनर्स गाइड करने नहीं थे, हमने लोगों से आराम से बात करी. समझ गया. तो कस्टमर जो मैंने उस 2 लाख के कैंपेन में बनाए, हमारा रेवेन्यू वी वुड हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 3 करोड़. अच्छा. 2 लाख के कैंपेन से हमने 3 करोड़ का रेवेन्यू किया होगा, विच मीन्स ऑलमोस्ट 50 to 60 करोड़ की प्रॉपर्टीज बेची है हमने उस 2 लाख के कैंपेन से. राइट. सो समटाइम्स यू कैन बी दैट लकी एज वेल. समझ गया. लेकिन 3 से 6 महीने की परसिस्टेंस चाहिए किसी भी कैंपेन को आपको रिजल्ट देने के लिए. इतना टाइम लेके चलना. करेक्ट. सो अभी लाइक वी से सिम्बाइसिस में वी हैव डन मोर देन 1400 crores ऑफ इन्वेस्ट. तो इन टोटलिटी वी हैव क्लोज्ड मोर देन दैट. ठीक है. तो इसमें जो शेयर है, फॉर एग्जांपल पेड एड हो गया, जो हम एडवर्टीजमेंट चलाते हैं इनऑर्गेनिक तरीके से, और एक पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, सो इसका शेयर क्या है? जस्ट अ रफ आइडिया कि मतलब उससे कितना है, उससे कितना है. पेड एड्स में बोलूंगा जो फर्स्ट टाइम मेरे क्लाइंट टच में आया, दैट इज आल्सो पेड एड. राइट. वो क्योंकि we have not sold properties to relatives, to friends and family. That's not the way we have done it. So rather 70% will be all through paid advertisements. अच्छा. ठीक है ना. लेकिन उस क्लाइंट ने जब पहली प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद जब सेकंड ली, वो रेफरेंस हो गया. तो वो पर्सनल ब्रांडिंग भी है. करेक्ट. कि आपने क्लाइंट को हैंडल कैसे किया, यस, क्या डिलीवरी आपने दी, किस तरह आपने बात की, किस तरह आपने प्रोजेक्ट किया. तो सेकंड सेल फ्रॉम फर्स्ट सेल ऑलमोस्ट is 30% in our case. तो अगर हम 10 प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 10 में से 3 प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग क्लाइंट की सर्कल या रेफरेंस से ही बेचते हैं. समझ गया. तो अब विद लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो वो पर्सनल ब्रांडिंग का मार्क बढ़ता जा रहा है. अगर आज वो 70-30 है, तो आने वाले 2 या 3 सालों में वो 40-60 हो जाएगा. करेक्ट. क्योंकि रेफरेंस से काम चल रहा है. राइट. तो फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी एंटर्स इनटू द मार्केट और वो चूज करता है कि मेरे को पेड एड्स करनी है, कितना मतलब आपके हिसाब से मंथली बजट होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट सेल्स, या फिर टेस्टिंग भी करनी है, ज्यादा पैसे ना वेस्ट करके टाइम भी वेस्ट ना करना हो? देखो, इसमें इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो किस मार्केटिंग एजेंसी के टच में है और वो उसे किस तरह गाइड कर रहे हैं. इफ आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ बजट, आई कैन बर्न 5 crores इन अ मंथ आल्सो. हाँ, ये तो है. राइट. एंड आई कैन जज द मार्केट बाय इन्वेस्टिंग 10,000 rupees a month also. Yes.
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आप किस मार्केटिंग एजेंसी के टच में हो और हाउ आर दे लुकिंग, क्योंकि होता क्या है, मैन आई यूज्ड टू मीट एजेंसीज इनिशियली, तो मैं उनको कहता था आज अगर मैं 1 लाख दे सकता हूँ, अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको 5 लाख रुपए महीने के दूंगा। यस। तो आज लेट मी स्पेंड वाइजली एंड यू ऑल्सो हैव टू गाइड मी। फ्यूचर में जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरा पोर्टफोलियो आपके पास ही आएगा इफ यू सर्व मी वेल। यस। तो 10,000 20,000 इज डिसेंट ऑल्सो टू चेक कि लीड आ रही है नहीं आ रही। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब वो लीड आए, हाउ आर यू सर्विसिंग दैट लीड। क्लाइंट तो इंटरेस्टेड है, उसने क्लिक भी कर दिया, लेकिन जब आपके रिप्रेजेंटेटिव ने उससे बात करी, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया ऑन द कॉल। ठीक है ना। तो prospect client with the intent to buy did not like the conversation that they had with your representative, right? So that is important. So industry knowledge होना बहुत जरूरी है। तो 10,000 का कैंपेन करने से पहले 3 महीने अपने ऊपर लगाए। करेक्ट। कि जब वो कैंपेन से एक अच्छी लीड आए जो 5 लाख का बिजनेस दे सकती है, उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। करेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि हम एजेंसी को कहते हैं आपके पास लीड नहीं है। पता लगता है एजेंसी तो आपको लीड दे रही है, कस्टमर को वो 2 सेकंड की कॉल में पता लग गया कि आप में वो वैल्यू नहीं है, जिसपे वो ट्रस्ट करके 15 करोड़ रुपए गुड़गांव में लगा सकता है। प्रॉब्लम्स तो एजेंसीज के साथ भी है सर, कि मतलब क्लाइंट बोलता है हमारे पास 50,000 का बजट है, हाँ जी आ जाएंगी लीड्स। हाँ, वो मिस गाइडिंग होता है वो। हाँ, प्रॉब्लम देखो, हर एक को इजी बिजनेस चाहिए। तो वो इजी बिजनेस और रियल बिजनेस में फर्क होता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस, you have to be honest with the service provider also. Correct. और अगर मैं किसी एजेंसी को हायर करता हूँ, straight away I should tell them that my window is 6 months. आप मेरे से 1 लाख रुपए महीने के लो तो मेरा 6 लाख का बजट है, आप 50,000 महीने के लो, मेरा 12 महीने का बजट है, and we'll grow together. Correct. तो वो विजन ना सर्विस प्रोवाइडर देता है, ना सर्विस जो ले रहा होता है वो देता है। अगर वो दोनों इन टैंडम चलते हैं तो 10,000 रुपए, टू कट इट शॉर्ट, 10,000 रुपए में कैंपेन है या नहीं काम का, वो आइडिया लग जाता है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपको नॉलेज है या नहीं अबाउट द प्रोडक्ट। सही बात है। जिसका आप कैंपेन कर रहे हो। तो यूजुअली सर जितनी भी एक अच्छी लीड्स आती हैं, मतलब सेल्स स्पेस के, और उसमें डीप में जाऊंगा, मान लो 50 या 50 अच्छी लीड्स आ गई ना मंथ, सो कितनी क्लोज हो जाती हैं, मतलब ओवर द टाइम ऑफ 6 मंथ्स 7 मंथ्स, एनी कन्वर्जन रेशियो? 2 लाख के कैंपेन में ऑन एन एवरेज 8 से 10 विजिट हो सकती है। अच्छा, विजिट्स इज द गेम। तो अगर 8 विजिट हुई तो 25,000 रुपए आपकी विजिट कॉस्ट है। बिल्कुल ठीक है ना। और हर बंदा जो विजिट करेगा वो खरीदेगा, इसकी कोई गारंटी। सही बात है। इफ यू आर लकी, आपका एक सेल क्लोज हो सकता है 2 लाख, लेकिन यू विल गेट टू मीट 7 गुड क्लाइंट्स, करेक्ट, विच माइट or might not close with you in the next 6 months. But if you work on that relationship, they are your client for the next year. Correct. तो आप 2 लाख में 8 से 10 client, if you handle them well, you can handle them for the entire life. तो there is no limit. उस 2 लाख के कैंपेन से मैं 2 करोड़ बना सकता हूँ अगले 10 सालों में, अगर मैं क्लाइंट्स को हैंडल करना जानता हूं तो। सो नाउ सर, एज यू से दैट यू हैव अ टीम ऑफ 35 प्लस पीपल एंड लीड्स भी आती होंगी, सो हाउ डू यू कन्वर्ट अ लीड इनटू अ सेल? व्हाट्स द कन्वर्जन जर्नी? सो वी हैव अ कोल्ड कॉलिंग टीम व्हिच इज स्टेशन्ड विद अस, प्लस वी हैव एन एजेंसी जहां से हमें लीड सोर्स भी आता है। सो बोथ थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली फॉर अस। कोल्ड कॉलिंग में ऑन एन एवरेज एनी टेलीकॉलिंग गाय विल मेक 250 कॉल्स अ डे। अच्छा, राइट। जो आपको बहुत अनोइंग कॉल्स आते हैं, कि सर ये प्रॉपर्टी गुड़गांव में आप लो, वी आर वन ऑफ देम, लाइक एवरीबडी एल्स डज, वी आल्सो हैव टू डू दैट, राइट। फ्रॉम दैट 250 कॉल्स वी गेट 1 or 2 genuine references for a day, correct, right, which is the target of the telecaller. Okay. So 10 leads we are getting from that, 10 leads supposedly from this. So from that pitch, the idea is to have at least one rep has to make 2 to 3 visits in a month, in a week rather, and 10 visits in a month. अच्छा, तो क्लाइंट पहली विजिट के लिए आता है, वी ट्राई एंड मेक देम कम टू आवर ऑफिस, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, सो द क्लाइंट विल मीट द टीएल, देन ही विल गो फॉर अ रेकी टू द साइट। तो वंस वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, वी पिच देम द रिक्वायरमेंट्स। बिफोर दैट क्लाइंट आने से पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ले चुका होता है,
बिफोर कमिंग ऑल्सो ही विल टेल अस कि ये बजट है, ये लोकेशन प्रेफरेंस है. तो वी डू द एंटायर रेक एंड सेल देम एन एक्सेल of the options that are in place. Then first round is taken by one client, then one more round is done by the TL, then the entire family comes, क्योंकि ये decision stays with the family for the next 15-20 years. Investor कुछ और सोचता है सेम एसेट के बारे में और एंड यूजर कुछ और सोचता है. तो एक कस्टमर की फ्रॉम इंसेप्शन टिल क्लोजर की जर्नी मिनिमम 3 महीने से लेके 3 साल तक भी हो सकती है. अब वो डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम एवरेज हर हफ्ता दे सकता है. सो व्हाट आई नॉर्मली टेल टू ऑल माय क्लाइंट्स इज यू गिव मी 4 वर्किंग डेज, वी कैन क्लोज अ डील फॉर यू. द प्रॉब्लम इज दे कम वंस, देन दे डोंट कम फॉर द नेक्स्ट 2 months. Then again the work starts from zero. So if I get 4 days, be it 4 back-to-back Sundays, be it 4 continuous weekdays, we can come to a conclusion कि उनको क्या खरीदना चाहिए, which is the best possible product for them available in the entire market. समझ गया. बाकी फंड्स की अवेलेबिलिटी पे होता है, लेकिन जर्नी 3 से 6 महीने की फॉर एनी क्लाइंट टू मेक अ डिसीजन वो होता ही होता है. रियल स्टेट मेरे को वैसे तो नहीं लगता बहुत कॉम्पिटिटिव है. इट इज, बट नीचे के प्लेयर्स की वजह से बहुत कॉम्पिटिटिव भी है. मतलब हो सकता है मैं ड्राफ्ट सही से ना कर रहा हूँ क्वेश्चन को. सो एट द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिटिव है. एंट्री बैरियर ले लो या कुछ भी ले लो. सो व्हाट सेट्स अस अपार्ट? मतलब हाउ डू वी बीट द कंपटीशन? प्राइसिंग पे तो कर नहीं सकते. देखो प्राइसिंग में देयर इज नो कंट्रोल ऑफ माइंड. हाँ. The only thing that I can do at my best is the consultation that I give to the client. I always tell my team that your sale is only a byproduct of the kind of consultation that you give to the client. Product, वो same product market में उसको 10 लोग और pitch कर रहे होंगे. लेकिन after understanding the requirement, are you able to suggest him the best possible option or not? और क्लाइंट आपसे 2 सवाल पूछता है और वो बता सकता है कि आपको नॉलेज है या नहीं है. क्लाइंट ही बहुत स्मार्ट है. वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा और वो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे और वो बता देगा कि ये बंदे ने रियल एस्टेट अभी स्टार्ट किया है या इसको काम करे में 5-10 साल हो चुके हैं. तो आपको वो अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है. प्रोडक्ट में वो बेच रहा हूँ जो मार्केट में हर बंदा बेच सकता है, लेकिन मैं उसकी जर्नी को कितना कंफर्टेबल बना सकता हूँ. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, once that sale is done, a lot of the people they think it is the end of that relationship. Correct. Our thought process is it is the beginning of the entire sales cycle now. क्योंकि अब जो एक्सपीरियंस का स्टार्ट होगा, till the time product is delivered to him for the next 3 years, whenever the client is approaching you, you should be able to solve all the queries for them. फिर आपको वहां से रेफरेंसेस तब मिलते हैं अगर आप सेल होने के बाद, सेल तक तो हर बंदा ही क्लाइंट को हर फोन उठा रहा होता है, हर बार बात कर रहा होता है. सेल होने के बाद आप कैसा हैंडल करते हो क्लाइंट को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और क्लाइंट वो चीजें ऑब्जर्व करता है कि सेल से पहले क्या पोजीशन थी आपकी और सेल के बाद क्या है. तो क्लाइंट इज वेरी स्मार्ट. तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे एक क्वेश्चन है मेरा. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सेल सर्विसेज, रियल एस्टेट में इट्स ऑल अबाउट सेल्स. एक चीज जो ऊपर से समझ में आती है. सो जैसे बाकी बिजनेसेस हैं सबकी सब सर्विसेज भी होती है. राइट. सो रियल एस्टेट में बिजनेस को या फिर कैश फ्लो को इजी बनाने के लिए थोड़ा सा तो एक कंपनी सब सर्विसेज भी बना सकती है अपनी. राइट. सो देयर आर अ लॉट ऑफ एंसिलरी बिजनेसेस. ओके. जो रियल एस्टेट के साथ हो सकते हैं. कोई आपसे आज घर खरीदता है तो उसको इंटीरियर भी करवाना है. ओके. विच इज वन मोर एंसिलरी बिजनेस. वो आपसे घर खरीद रहा है, उसको लोन भी चाहिए. वो आपसे घर ले रहा है, उसको वास्तु की सर्विसेज भी चाहिए. So there are so many services which you can provide and you can become a one-stop solution for the client. अगर आप वो holistic solution दोगे ना client को, वो आपके पास दोबारा आएगा और दोबारा आपको अपने reference circle में जोड़ देगा. आप उसको product selling मत मानो, experience selling मानो. और before the client will ask, you should tell them that if you are looking for interiors, if you want some help in the loan, और बाकी हर जगह योर मार्जिन शुड बी द मिनिमम. ऐसा नहीं है आप रियल एस्टेट में भी कमा रहे हो. कोर प्लस एंसिलरी. एंसिलरी इज ओनली टू बिल्ड द क्लाइंट. करेक्ट. और बिल्ड द लॉन्गेविटी ऑफ द क्लाइंट. कोर इज टू मेक मनी. तो वहां से पैसा बनाओ, लेकिन बाकी हर चीज में यू शुड हैव अ हेल्पिंग हैंड. उसको पेपर वर्क करना है, यू शुड हैव टाई अप विद लीगल एजेंसीज जो उनका पेपर वर्क करवा दें. उसको प्रॉपर्टी को लीज आउट करना है, यू शुड हैव अ रेंटल.
उसको रीसेल करना, यू शुड हैव अ रीसेल टीम, उसको इंटीरियर करवाना है, यू शुड हैव एन इंटीरियर टीम. सो देयर आर 7-8 एंसिलरी बिजनेसेस जो आप कस्टमर से टच बेस बनाने के लिए करो, तो आपके पास कस्टमर लंबा रुकेगा. करेक्ट. घर वो लाइफ में 2 बार खरीदेगा, हो सकता है 3 बार खरीदे, लेकिन इंटीरियर वो हर 3 साल में एक बार करवा सकता है. तो आपका टच पॉइंट पड़ता है अगर आप ये सारी सर्विसेज में आते हो और उनको देने की कोशिश करते हो. समझ गया. सो अभी फोकस क्या रहता है, लाइक सिम्बाइसिस का या आपका, कि बहुत ज्यादा क्लाइंट्स लेते जाने या फिर बिग क्लाइंट्स पे फोकस है? We have a mix of big clients, and when I say big, I'll define. So people who are looking to invest almost 100 crores in a market, उसको हम कैटेगराइज करते हैं बिग क्लाइंट्स, राइट? क्योंकि गुड़गांव में कुछ भी 10 करोड़ के नीचे तो है नहीं, राइट? एंड 10 करोड़ इज ऑल्सो बिग अमाउंट. यस. For some, for many, it is a big amount. Anyone who's investing more than 100 crores in one market is a big client. तो हमारा फोकस इस तरह के क्लाइंट पे भी होता है. प्लस देयर आर रेगुलर क्लाइंट्स जो अपने रेफरेंस सर्कल में आज खुद एक प्रॉपर्टी लेते हैं, कल फैमिली में किसी को बोलते हैं लेने के लिए. तो दोज आर ऑल्सो बिग क्लाइंट्स की फैमिली का टोटल पोर्टफोलियो 50, 70, 80 करोड़ का है विद आवरसेल्व्स. तो बिग क्लाइंट्स पोर्टफोलियो विल 30 to 35% ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो. जो क्लाइंट हमसे बैक टू बैक हर महीने या हर क्वार्टर में 1 या 2 एसेट्स बाय करते हैं, सेल करते हैं. दैट्स हाउ. समझ गया. बहुत सारे लोग हैं सर सेल्स में बहुत स्टक फील करते हैं बिकॉज ऑफ द हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट. क्या अप्रोच होनी चाहिए कि मतलब आप स्टक ना फील करो, बिकॉज जर्नी इज ऑलवेज टफ, इजी तो नहीं होने वाली. कोई भी बिजनेस नहीं है. हाँ वो तो है ही. नथिंग इन लाइफ इज इजी. आप कितने पैशन से वो काम कर रहे हो वो ड्राइव करता है कि आप क्या कर पाओगे. दूसरी बात, लाइफ में इफ योर ओनली गोल इज टू मेक अ सेल, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड मोर डेज देन यू विल बी हैप्पी, राइट? अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करता हूँ, देयर आर 365 डेज. आई कम टू ऑफिस ऑलमोस्ट 300 दिन साल में. तो मैं 300 दिन तो सेल नहीं कर रहा. करेक्ट. हो सकता है मैं 15 दिन सेल कर रहा हूँ. तो विच मीन्स 285 days I should be dejected. The only thing that you can work on is, are you improving every day of your business? Is your knowledge increasing? Is your client handling increasing? Is your phone directory bigger and better now than the last one? आज आपके फोन में अगर you have 100 investors के number, after 3 months, is it 105 or is it still 100? तो process has to be on. आपका process to meet new clients without thinking of a sale has to be on continuously. Otherwise you will feel dejected कि आज आपकी सेल नहीं हुई. Sale is only a byproduct of the entire thing, though it will give you money, but if your process is consistent, तो you never know कि आपको आज एक सेल हो जो आपने क्लाइंट 2 साल पहले बनाया था. तो it is a long term shot. It is not a vision. Is to be, your vision has to be कि मुझे इस साल with a team of 100 1000 करोड़ का धंधा करना है और बिजनेस करना ही करना है क्लॉक. लेकिन उस 1000 करोड़ करने के लिए या तो मैं 1 करोड़ के 1000 क्लाइंट्स अटेंड करूं या मैं 10 करोड़ के 100 क्लाइंट करूं, राइट? 10 करोड़ क्लाइंट आप 10 से मिलोगे तो 1 कन्वर्ट होगा, राइट? ऐसा नहीं आप पहले से मिलोगे ले लेगा. तो यू शुड नो बैक चैनलिंग आप कैसे कर रहे हो. तो फॉर मेकिंग 1000 crore सेल्स आई शुड बी इन टच विद एटलीस्ट 700 to 800 clients as a team, and these are clients who have the intent to buy and money in the bank. उन क्लाइंट से ये सेल आएगी. 800 क्लाइंट बनाने के लिए मुझे 2500 क्लाइंट से मिलना पड़ेगा एज अ टीम. करेक्ट. तो 10 लोग हैं तो हर एक ने 250 क्लाइंट से मिलना है. तो आपको बैक कैलकुलेट करना पड़ता है कि 1000 करोड़ की सेल सुनने में आसान है, करना मुश्किल है. और आपको समझना पड़ता है कि उसके लिए कितनी कैंपेन कॉस्ट होगी, कितनी टीम कॉस्ट होगी. वो सब पहले आपको फर्स्ट डे क्लियर होना चाहिए. विजन हैज टू बी क्लियर एज अ कंपनी. Being a business owner, like I feel building a team is the toughest task. Human resource. It is the toughest. So इसमें like how do we build it when it comes to sales specifically? Sales 100 में से कोई एक बंदा होता है या फिर एक पर्सन होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है. जो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पूरी ओवरऑल टीम 100 सेल भी कर रही है महीने की, तो 1 या 2 परफॉर्मर्स होते हैं वो 25-30 से भी ज्यादा सेल्स खुद ही
निपटा रहे होते हैं और बाकियों को भी हेल्प कर रहे होते हैं। राइट। सो हाउ वी प्लेस ट्रेनिंग इन द कंपनी, मतलब एवरी So there has to be an onboarding process. If somebody is inducted in your company, there has to be a process. लेकिन इसमें सबसे important ये है, what kind of talent are you hiring for yourself? क्या वो talent आपको आपकी absence में सेल दे सकता है? अगर उसका आंसर yes है, तो वो talent आपके काम का है। अगर वो talent को close करने के लिए आपकी involvement चाहिए, so keeping that guy or not keeping that guy doesn't make a difference. So आपके पास उस तरह का सेल्स फोर्स होना चाहिए जो बिना आपकी प्रेजेंस के सेल्स क्लोज करके आए। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सेल्स रेप है एंड ही डिजर्व्स 2 to 3 लाख रुपीस अ मंथ। प्रॉब्लम इज many rather 90% ऑफ द बिजनेस ओनर्स वो डरते बहुत है कि ज्यादा टैलेंट और बेटर टैलेंट अगर मैं हायर कर लूंगा तो ही विल फॉर्म हिज ओन कंपनी। ये पहला हिंड्रेंस होता ये है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये हिंड्रेंस होगा ही होगा। द डे यू विल फील, सो yesterday I was going through a podcast of Alibaba's Jack owner, Jack Ma, right? And he was saying that the task is not for me to do every task. My task is only to have a synergy. करेक्ट। कि मेरा X एम्प्लॉय और Y एम्प्लॉय आपस में सही से काम करे, दैट इज माई टास्क। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें डर लगता है कि अगर हम बहुत अच्छा सेल्स फोर्स रख लेंगे तो विल बी आउट ऑफ इट। ही शुड बी एबल टू रिप्लेस यू, ही शुड बी एबल टू मैच यू। इफ ही इज मैचिंग यू देन ओनली ही कैन ब्रिंग सेल्स दैट यू कैन ब्रिंग टू द कंपनी। और हमारा बहुत होता है शॉर्ट साइटेडनेस। हमें मजा आता है कि हमारे सारे एम्प्लॉय हमसे थोड़ा से नॉलेज में भी कम हो, प्रेजेंटेबल भी कम हो, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि फिर वो हमारे लिए हमारे जितनी सेल ला नहीं सकते। एक्सपेक्टेशन शुड बी कि वो लेग वर्क कर रहे हैं रादर देन स्मार्ट वर्क। यस। तो यू हैव टू टेक द कॉल वेरी वेरी क्लियरली, आर यू विलिंग टू हायर पीपल हु आर बेटर देन यू? एंड इफ यू वांट टू ग्रो, योर टीम हैज टू बी बेटर देन यू, एंड यू हैव टू ओनली मैनेज so that they work in cohesive environment. That is your task. लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी में ये भी मैंने देखा है कुछ बिजनेसेस में, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं जो अच्छे टैलेंट को हायर करते हैं वो इनिशियली अच्छे टैलेंट से कम सैलरी विड्रॉ कर रहे होते हैं कंपनी से, बट बिकॉज दे इन्वेस्ट इन गुड एम्प्लॉय तो उनको मतलब वो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं बिकॉज दे फॉर्म अ गुड टीम। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, मतलब मुझे लगता है यहाँ पर एक सेल्फ डाउट ऑफ अ बिजनेस ओनर ये सब सामने आ जाता है। हाँ, यू सी द टीम एंड यू कैन सी अ डिफरेंस कि ओनर का लीग अलग है और बाकी एम्प्लॉयज का लीग अलग है। इसका मतलब ओनर उतना कंफर्टेबल ही नहीं है हैविंग हायरिंग अ स्मार्ट टीम, और स्मार्ट पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क अंडर हिम। करेक्ट, पीपल आर नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द हाँ, सो you should become a role model to smart people in your company, and if you can do that, they will do anything to get your business. करेक्ट। सो आजकल लाइक फॉर एग्जांपल हायरिंग की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी आल्सो हायर, टैलेंट भी एक्चुअली में मार्केट में है नहीं। व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू गिव मनी आल्सो, पीपल डोंट वांट टू वर्क मच। So are there any systems or processes we should work upon so that we can track कि एक इंसान अगर for example this amount of salary ले रहा है तो उस लेवल का रिजल्ट तो बात की बात है, बट उस लेवल का एफर्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है? एफर्ट को तो आप you can measure. So there are key parameters on which you can measure the efforts जो एम्प्लॉय लेता है। In our business, if somebody is a telecaller, so I can tell you last maybe yesterday how many calls did he make, what was the talk time, how many calls were more than 90 seconds, how many calls, then there is a quality team who's analyzing the call. So there are measurables that you can measure. ये तो आप कर सकते हो। Intent is not measurable, intent is specific जो बात कर रहे हैं। Intent आता है is he coming to office on time. If your office is ending at 6:30, वो ठीक 6:25 पे उठ के जा रहा है, या वो अपने हाथ वाला टास्क आज खत्म कर रहा है, चाहे 7 बज रहे हैं चाहे 7:15, इंटेंट वहां से पता लगता है, राइट? ये बहुत लोग आपको मिलेंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ स्मार्ट यंग पीपल अवेलेबल इन द मार्केट। वो दिन में तो मस्ती करेंगे
और 6:15 काम स्टार्ट करेंगे। जब उनका बॉस ऑफिस से जाएगा तो वो काम कर रहे होंगे। तो दे आर डूइंग थिंग्स टू बी इन द गुड बुक्स। तो आप पूरे दिन तो वो कुछ नहीं कर रहे, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू वर्क आउट कि अब हमें नजरों में आना है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट ऑल्सो टू एनालाइज कि कौन सा बंदा रियल वैल्यू दे रहा है एज एन एम्प्लॉई और नहीं। और इफ ही इज गिविंग यू रियल वैल्यू, यू शुड बी एबल टू से इट लाउड करेक्ट and appreciate the effort of somebody who's getting you business, be it he's better than you, and you have to accept कि वो आपसे better है. So one of my partners, Shivam, and this requires a lot of guts. So when he started real estate, he joined a company which is another channel partner firm in Gurgaon. In the first month of real estate business, he said to the directors of the company, I want to sit and talk with you. This was the first month. And they said, okay, we'll discuss. He went to their cabin and he said, I think I can be your partner. He was doing a job there. And how much money do you want me to invest? I think I have caliber to become your partner. So A, it requires a lot of guts. B, those people never realized or never thought that he could add that value. So finally he formed a company. Today they have a company which is having 60 employees. He owns a company which has 40 or 35 employees. अगर उन्होंने उसको accept किया होता, हाँ सही बात है, तो they could have been 100. Acceptation of talent is also very very important. लोग accept नहीं करते, लोग कहते हैं यार ये अभी तो एम्प्लॉय था और ये पार्टनर की बात कर रहा है, तो ये एक apprehension भी है. बट अच्छे लोगों से पार्टनर करने में कोई चैलेंज होना नहीं चाहिए. If you find somebody who is worthy of that thing, तो आपको ईगो छोड़ना पड़ता है. Make him a small partner in the company, but he will add a lot of value to the company and to the growth of the entire organization. So now एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास स्किल्स हैं इतने टाइम के, नेटवर्किंग आपकी बहुत स्ट्रांग है ऑलरेडी, बट हमें जीरो से शुरू करना पड़ता है फॉर सम रीजन. सो हाउ वुड यू लैंड योर फर्स्ट क्लाइंट? कैसे सक्सेस तक पहुंचेंगे? Okay, so I'll give you an example from the last business. So when I did photography, I had the best clients of Delhi NCR. As a brand, we would have covered Amity owners ke functions. I would have covered Virendra Sehwag, unka wedding. But when I started real estate, I did not call even a single client from that list, and I started working it from scratch, bilkul zero se. So the process, if I have to do it again, now I have knowledge of real estate, so it will be easier for me. And it is just a small campaign at Magic Bricks or 99 acres, and again start the process of engaging with the client. It will start. So it is no science. It is the easiest business to crack. If you have that patience, if you have that resolve in you, if you have that mindset in you, it is the easiest business to crack and make money. Problem is, आप उतने टाइम कंसिस्टेंटली करना ही नहीं चाहते. डिजेक्शन पहले आ जाता है बिफोर यू टेस्ट द रियल सक्सेस. तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इट इज ईजी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. Got it. So final question coming to you, like how do you see like Symbiosis Infra in next 5-6 years? कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम? So we should be at a strength of 200 plus employees, and it should be a stable team of 200 people. Plus we should be at least in 3 cities of India. Okay. So we have to grow vertically and horizontally both. That would be the intent. And when I say 3 cities, that we would want to be in Bangalore, we would want to explore Dubai as an option as well of starting the business there also. So presence in 3 cities with total employee strength of more than 200-250, and turnover crossing, including the channel sales, should be more than 5,000 crores. Would be the target for the next 5 years. Got it. Thank you so much, sir. Thank you, Jatin, for calling me. It was a pleasure and learning experience for me as well. Yeah. Thank you so much for your time. It was a great time. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for joining this podcast till the end. If you have really enjoyed this podcast and learned so many things, do share this podcast with your friends, family and colleagues, especially to those people who want to break their limits. So this is your host Jatin Bansal signing off. My goal is to bring you stories from very successful business entrepreneurs. Until next time, keep breaking limits and keep driving revenue.